Okay, so what is the distinction between data and information? There is more than subtitle. There is a difference in data and information. बेटा डेटा और इंफॉर्मेशन में फर्क है. आप उसको यहाँ से थोड़ा सा रीड कर लेना. ठीक है, ये क्या फर्क है इस स्लाइड को आप लोग रीड करोगे, मैं खुद नहीं पढ़ूंगी. अब हेल्थ इंफॉर्मेशन और बेसिक मेडिकल स्टेटिस्टिक्स में डेटा कैन बी डायरेक्टली ऑब्टेन. सही है, डेटा दैट कैन बी डायरेक्टली ऑब्टेन फ्रॉम द इंडिविजुअल इज कॉल्ड प्राइमरी डेटा. ओके, and the collection of the data about the health and sickness of population is primary data. आप लोगों को पता होना चाहिए कि डेटा की टाइप्स क्या है. एक होता है प्राइमरी डेटा, ठीक, एक होता है सेकेंडरी डेटा. प्राइमरी डेटा तो जो आप खुद डायरेक्टली कलेक्ट करते हो, जैसे मैं कोई रिसर्च कर रही हूँ, मैं डायरेक्टली कलेक्ट करूँ तो वो कहलाएगा प्राइमरी डेटा, जो कि बीमार बंदों से या हॉस्पिटल से कलेक्ट किया जाता है. वो डेटा जो किसी आउटसाइड सोर्स से कलेक्ट किया जाए, दैट इज नोन एज सेकेंडरी डेटा. ओके, लाइक इफ वी आर studying the hospital records and want to use the census data, census means आपकी जो election होते हैं उनके data, the census data becomes secondary data. The primary data gives the precise information wanted which the secondary data may not give. अब आप डेटा कलेक्ट करने के बाद उसको प्रेजेंट कैसे किया जाता है. डेटा प्रेजेंटेशन के एक तरीके होते हैं. आप चार्ट्स डायग्राम्स के साथ डेटा को प्रेजेंट कर सकते हो, या उसमें फिर सबसे पहले टेबल्स आते हैं, टेबुलेशन होती है. ठीक है, टेबुलेशन मींस टेबल बनाने, जैसे आपकी बुक्स में टेबल बने हुए होते हैं. फिर होते हैं चार्ट्स और डायग्राम्स. चार्ट्स और डायग्राम्स के टाइप्स हैं, लाइक बार चार्ट्स, हिस्टोग्राम, पाई चार्ट्स, पिक्टोग्राम्स. नाउ कमिंग टू द टुडेज टॉपिक दैट इज सेंट्रल टेंडेंसी. जब डेटा कलेक्ट हो गया, अब हम एनालिसिस की तरफ जा रहे हैं, तो हम किस तरह से उसका एक रिजल्ट निकालेंगे. रिजल्ट निकालने के लिए हमें कुछ चीजें चाहिए होंगी. सबसे पहले एवरेज implies a value, the distribution around which the other values are distributed. It gives a mental picture of the central value. There are several kind of the averages, of which the commonly used are arithmetic mean, median and mode. अब ये जो तीन चीजें हैं, अर्थमेटिक, मीन, मीडियन, मोड, ये कहलाती है सेंट्रल टेंडेंसी. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मीन. द अर्थमेटिक मीन इज वाइडली यूज्ड इन स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन. इट इज समटाइम्स सिंपली कॉल्ड मीन, एंड फॉर ऑब्टेनिंग द मीन the individual observation are first added together and then divided by the number of observation. The operation of adding together is called summation and is denoted by L or S. The individual observation is denoted by the sign n, small n या फिर mu की sign होती है. ठीक है, and the mean is denoted by the x bar. इसी x के ऊपर जब बार आ जाएगी ना, तो x बार जो है वो मीन कहलाता है, मीन की वैल्यू. अब मीन निकलेगा कैसे, क्या करेंगे, जितनी भी टोटल ऑब्जर्वेशन उनको आपस में पहले प्लस करेंगे, फिर उसको डिवाइड कर देंगे. टोटल नंबर ऑफ 6 which can never occur in reality. ऐसा हो नहीं सकता. Nevertheless, the arithmetic mean is by far the most useful of statistical averages. ठीक, सबसे ज्यादा यही यूज होता है. Okay, then comes the median. What is median? Median is an average of a different kind which does not depend upon the total number and the number of items. इसके लिए जरूरी नहीं कि हम उसको 10 से डिवाइड करें, या जितनी भी इसकी ऑब्जर्वेशन टोटल है उसको हम इसके साथ डिवाइड नहीं करते. To obtain the mean, to obtain the median, किस तरह से obtain करेंगे? The data is first arranged in the ascending or descending order of magnitude, and then the value of the middle observation is located, which is called median. Very simple. For example, the diastolic blood pressure of 9 individuals was as follows.
अब ये देखें 9 लोगों का डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर था 83, 75, 81, 79, इस तरह से हमने लिख दिया। अब इसका जो बीच वाला है वो हो जाएगा, सबसे पहले अब अनअरेंज था, अब हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया ऑब्जर्वेशन को। ये वही 9 ऑब्जर्वेशंस है, ठीक है, हमने इसको अरेंज कर दिया है असेंडिंग ऑर्डर में। तो 71, 75, 75, 77, 79, 81, 83, 84, 95, तो उसका जो मिडिल वाला है वो मीडियन कहलाएगा, मिडिल पोर्शन, मिडिल मिडिल जो इसकी वैल्यू होगी। ठीक, मीडियन बहुत आसान है। द मीडियन इज 79 which is the value of the middle observation. This is how you will calculate the median. If there are 10 values instead of 9, तो फिर हम मीडियन कैसे निकालेंगे? अगर 10 वैल्यूज हैं तो फिर बीच में 2 होंगी, उसका एक तरीका है। The median is worked out by taking the average of the 2 middle values. That is, if the number of the item or the values is even, the practice is to take the average of 2 middle values. For example, the diastolic blood pressure of 10 individual was, अब ये अनअरेंज्ड है, सबसे पहले हम इस डेटा 10 रीडिंग को अरेंज करके लिखेंगे, फिर जो मिडिल की जो 2 वैल्यूज है इनको आपस में प्लस करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा? 84, हाँ 79 प्लस 81 और उसको डिवाइड करेंगे 2 से, फिर जो इसका आंसर होगा वही हमारा मीडियन होगा। ठीक, 79 प्लस 81 डिवाइडेड बाय 2 विच इज 80। इस तरह से हम मीडियन कैलकुलेट करेंगे। The relative merits of median and mean may be examined from the following example. अब आप इस एग्जाम्पल को गौर से सुनो। The income of 7 people per day in rupees was follows: 5, 5, 5, 7, 10, 20, 102. टोटल कितना हुआ? 154. The mean is 154 divided by 7 which is 22. मीन को निकलेगा ही ऐसे, टोटल करके 2 से नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देंगे तो जो भी निकलेगा वो मीन। अब मीडियन कैसे निकलेगा? द मीडियन इज 7 which is the value of the middle observation. वेरी सिंपल, हमने मीडियन यही पढ़ा है कि बीच की वैल्यू को उठा लो, वो मीडियन कहलाएगा। इन दिस एग्जांपल द इनकम ऑफ द 7th individual, that is 102 rupees, has seriously affected the mean, whereas it has not affected the median. In an example of this kind, median is more nearer the truth and therefore more representative than the mean. देखो ये कह रहा है कि इस तरह की एग्जाम्पल में मीडियन की ज्यादा वैल्यू होती है। अब 102 बहुत ज्यादा वैल्यू है इनकम, ये 5 रुपए कमाता है, 5 रुपए, 5 रुपए, फिर 7, 10, 20 और 102 रुपए। अब हमें इसकी सेंट्रल टेंडेंसी मालूम करने के लिए अगर हम मीन से निकालेंगे तो मीन तो आ रहा है 22, ठीक है, लेकिन अब हम मीडियन उठाएंगे तो सेंट्रल टेंडेंसी आ रही है 7 रुपीज। इस केस में मीडियन ज्यादा सही डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा है जो हम चाह रहे हैं। ठीक है, थर्ड सेंट्रल टेंडेंसी इज मोड। मोड इज कॉमनली अकरिंग वैल्यू इन अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा। कैसे? द कॉमनली अकरिंग वैल्यू इन अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ data is known as mode. It is the most frequent item or the most fashionable value in a series of observation. For example, diastolic blood pressure of 20 individual was 85, 75, 81, 79, 71, 95. अब इसमें सबसे ज्यादा जो भी नंबर फ्रीक्वेंटली आएगा वो ही मोड कहलाएगा। तो इस 20 ऑब्जर्वेशन में 75 सबसे ज्यादा रिपीट हुआ है, तो मोड क्या हुआ? 75. So the mode or the most frequently occurring value is 75. The advantages of the mode are that it is easy to understand and it is not affected by the extreme items.
The disadvantages are that the exact location is often uncertain and is often not clearly defined. Therefore, mode is not often used in a biological or medical statistic. ये BCQ point है. अब आप देखो इन तीनों को पढ़ने के बाद आपके जहन में क्या आता है कि सेंट्रल टेंडेंसी को सबसे ज्यादा अच्छा कौन डिटेक्ट करता है, मीन, मोड या मीडियन? मोड तो बिल्कुल भी नहीं. कुछ केसेस में मीडियन ज्यादा अच्छा है जब एक्सट्रीम वैल्यूज आ जाती हैं, जैसे प्रीवियस एग्जांपल में थी 102 रुपए वाली में. लेकिन सबसे ज्यादा जो मोस्ट फ्रीक्वेंट यूज होता है ना बेटे, वो होता है मीन. तो सेंट्रल टेंडेंसी को मालूम करने का अच्छा तरीका बायोलॉजिकल और मेडिकल स्टेटिस्टिक्स में क्या है, वो है मीन. तो ये आपका हो गया बीसीक्यू पॉइंट. अब जनाब हमारी सेंट्रल टेंडेंसी हो गई फिनिश. नाउ वी आर स्टार्टिंग मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन. The daily calorie requirement of a normal adult doing sedentary work is laid down as 2,400 calories. This clearly is not universally true. There must be individual variation. If we examine the data of a blood pressure or the heights or the weights of a large group of individuals, we will find that the values vary from person to person. Even within the same subject, there may be variation from time. Now the question arises, what is the normal variation and how to measure the variation? समझ में आई बात? सबसे पहले ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका और मेरा सब कुछ डेटा एक जैसा हो. यूनिवर्सली हम कहते हैं डेली हम लोगों को खानी चाहिए 2,400 कैलोरीज, पर जरूरी नहीं कि मेरे लिए भी उतनी हो सकता है मेरा वेट ज्यादा हो सकता है मेरी हाइट कम हो. तो इसके लिए क्या होगा, सबसे पहले हमें ये ढूंढना होगा कि वेरिएशन क्या है आपके अंदर और मेरे अंदर. सो व्हाट इज द नॉर्मल वेरिएशन, हाउ टू मेजर द वेरिएशन. तो इस वेरिएशन को मेजर करने के तरीके हैं जो कि कहलाते हैं मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन. ठीक है, आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि इन वेरिएशन को समझने के लिए, मेजर करने के लिए कुछ तरीके हैं टेक्निकल, वो कहलाते हैं मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन. देयर आर सेवरल मेजर्स ऑफ वेरिएशन और डिस्पर्शन. सम नोन है कितने, 3 है. सेवरल मेजर्स ऑफ वेरिएशन और डिस्पर्शन. नंबर 1 इज रेंज, number 2 is mean or average deviation, then third is standard deviation. How many measures of dispersion are there? 3. Range, mean or average deviation, and third is standard deviation. Now let's start with the measures of dispersion, that is range. The range is by far the simplest measure of dispersion. It is defined as the difference between the highest and the lowest figure in a given sample. For example, from the following record of diastolic blood pressure of 10 individuals, it can be seen that the highest value was 95. अब आप इसमें देखोगे